तो यहाँ पर मैंने कल जो हमने 3 एल्गोरिदम डिस्कस कर रहे थे वो तीनों मैंने नए तरीके से ड्रॉ करके रखा है। जो पुराने एल्गोरिदम थे उसमें बहुत सारा हमने राइटिंग कर दिया था, तो कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कल कि जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तब हमारे पास कितने इनपुट्स रहेंगे, यानी कि इनपुट्स में हम कितनी वैल्यू हमारे प्रोग्राम को दे रहे, और जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उसको प्रोसेसिंग करके आउटपुट हमें क्या जनरेट होके मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये फर्स्ट वाला फ्लो चार्ट है, नंबर दे देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, इंडिया, थर्ड। तो फर्स्ट वाला फ्लो चार्ट है, वहाँ पर इनपुट कितने हैं कोई बता सकता है? टोटल इनपुट कितने हैं फर्स्ट वाले फ्लो चार्ट में? 8 2 0 0 0 और आउटपुट 1 कितने हैं? किसी ने बोला 0, 1 किसी ने 1, आउटपुट किसी ने 1 2। ठीक है, आउटपुट कितने हैं? 1 1 1 है। ठीक है, 1 हाँ। तो आउटपुट का मतलब क्या होगा आपके फ्लो चार्ट में? ये जो पूरा 1 नंबर का फ्लो चार्ट है वहाँ पर प्रिंट वाले स्टेटमेंट कितने हैं? तो कि हमारे पास एक है प्रिंट। प्रिंट वाला बॉक्स कितने हैं हमारे पास? एक प्रिंट वाला बॉक्स है जो कि जे वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर रहा है, वहाँ पर प्रिंट कर रहा है। तो हमारा आउटपुट कितना हुआ? एक आउटपुट हमें मिल रहा है अगर हम ये 1 नंबर का फ्लो चार्ट को एग्जीक्यूट करें तब। तो ये 1 नंबर का फ्लो चार्ट है, उसमें आउटपुट हमें पता चल गया कितना है, एक आउटपुट है, 1 आउटपुट है। लेकिन इनपुट कितने हैं? तो इनपुट किसके बेस पे हम काउंट करेंगे कि कितने रीड स्टेटमेंट है। ठीक है, रीड स्टेटमेंट जितने भी होंगे आपके फ्लो चार्ट में उतने क्या होंगे? इनपुट होंगे, यानी कि जितने भी वेरिएबल की वैल्यू आप रीड करोगे उतने क्या होगा? नंबर ऑफ इनपुट्स होगा आपका। तो ये फर्स्ट नंबर का फ्लो चार्ट है, वहाँ पर कोई भी रीड का स्टेटमेंट हम नहीं ले रहे। ठीक है, क्योंकि हमारा ये फ्लो चार्ट है वो फिक्स है। किसके लिए फिक्स है? कि वो 1 से लेके 10 नंबर के 1 से 10 तक के जितने भी नंबर है, न्यूमेरिकल नंबर, सबका क्या करेगा? वो एडिशन करेगा और ये आंसर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम हमारा टास्क क्या है? फिक्स है, 1 to 10 नंबर का क्या करना है? हमें एडिशन करना है। लेकिन यहाँ पर हम कोई भी इनपुट का यूज़ नहीं कर रहे। इनपुट का यूज़ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमारा टास्क क्या है? फिक्स है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी सिचुएशन हो कि आपका क्या हो, ऐसा टास्क है कि जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं रहता है, कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है कभी भी, तो वो क्या होगा? आपका फिक्स टास्क होगा। तो उस केस के अंदर आपका कोई भी इनपुट वेरिएबल नहीं रहेगा। जैसे कि हमारा ये फर्स्ट नंबर का फ्लो चार्ट है। फर्स्ट नंबर का फ्लो चार्ट का टास्क क्या है? फिक्स है। जितनी भी बार इसको आप एग्जीक्यूट करोगे हर एक बार वो क्या करेगा? 1 to 10 नंबर का एडिशन करके देगा। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, न कम होगा न ज़्यादा होगा। तो ऐसा जो भी सिचुएशन होता है वहाँ पर आपका नंबर ऑफ इनपुट क्या रहेगा? ऑलवेज 0 रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ इनपुट क्या रहेगा? आपका 0 रहेगा, क्योंकि आपका टास्क है वो क्या रहता है? एवरी टाइम फिक्स रहता है। क्या रहता है यहाँ पर हमारे केस में? कि वो 1 to 10 नंबर का क्या करके देगा? आपको एडिशन करके देगा। तो आपको उसमें कोई भी चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है? क्योंकि हमने फ्लो चार्ट ही कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए ही क्या किया? यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। अगर सेम फ्लो चार्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपर बाउंड्री क्या थी? 10 थी। उसको हम अपर बाउंड्री को क्या करेंगे? अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो ये जो नंबर है अपर बाउंड्री वाला, उसको हमें कहाँ पर कन्वर्ट करना होगा? किसी भी वेरिएबल के अंदर हमें स्टोर करवाना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम आ जाते हैं फ्लो चार्ट नंबर 2 में। तो फ्लो चार्ट नंबर 2 में क्या किया हमने? अपर बाउंड्री की जो भी वैल्यू है उसको हमने कहाँ पर स्टोर करवाया है? तो कि हमारा एन नाम का जो भी वेरिएबल है उसके अंदर हमने स्टोर करवाया है। अगर एन की वैल्यू आप क्या दोगे? यहाँ पर 7 दोगे तो क्या होगा? 1 से लेके 7 तक का यहाँ पर क्या होगा? आपका एडिशन होगा। अगर एन की वैल्यू आपने क्या ली है? यहाँ पर 13 ली है, तो क्या होगा? 1 से लेके 13 नंबर का एडिशन होगा और उसका आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या है? अपर बाउंड्री क्या है? वेरिएबल है, यानी कि
हर एक टाइम जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तब एन की जो भी वैल्यू आप यहाँ पर पास ऑन करोगे उसके हिसाब से आपको ये आउटपुट जनरेट करके देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने रीड स्टेटमेंट है, 1 रीड स्टेटमेंट है। तो पर्टिकुलरली ये फ्लो चार्ट के लिए इनपुट नंबर ऑफ इनपुट कितने हुए आपके पास 1, क्योंकि आप एक वैल्यू को पास ऑन कर रहे हो जब आपका प्रोग्राम या फिर फ्लो चार्ट आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तभी। और आउटपुट हमें कितना मिल रहा है यहाँ पर, कोई बता सकता है? only one ओके, आउटपुट भी आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि एवरी टाइम हम क्या कर रहे हैं, जो भी नंबर एन की वैल्यू जो भी हमने एंटर की है वहां तक 1 से लेके एन की वैल्यू तक क्या करेंगे, हम एडिशन का टास्क परफॉर्म करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे एक ही बार। कब प्रिंट करेंगे, लास्ट में। ठीक है, कब प्रिंट करेंगे हम, लास्ट में। तो क्या होगा आपका ये, अगर ये प्रिंट वाला जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये जो प्रिंट का स्टेटमेंट है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, प्रिंट जे, ये जो है उसके बीच में यहाँ पर लिखता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, तो क्या होगा, कोई बता सकता है? प्रिंट वाला स्टेटमेंट मैंने ये नो वाले में से हटा दिया है और यहाँ पर लिख दिया है कंडीशन से पहले और इंक्रीमेंट के बाद। कंडीशन ट्रू और फॉल्स भी नहीं होगी, ऐसे ही फ्लो चार्ट आगे ही नहीं बढ़ेगा, एंड हो जाएगा। ओके, और कोई आंसर है किसी के पास? एंड क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रिंट कर दिया है इसलिए? नहीं, प्रिंट आप कभी भी करवा सकते हो, ठीक है, लेकिन प्रिंट के स्टेप के बाद हमने अब तक जितने भी फ्लो चार्ट ड्रॉ की है उसमें क्या किया, हमने लास्ट में आंसर प्रिंट करवाया है और उसके बाद में हम एंड स्टेट पर गए हैं। प्रिंट का स्टेट में स्टेट जो है एग्जीक्यूट होने के बाद हम नेक्स्ट स्टेट में जा रहे हैं, नहीं जा रहे ऐसा नहीं है, लेकिन नेक्स्ट स्टेट हमारा अभी तक जो हमने फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है उसमें हमने ऑलवेज क्या कंसीडर किया है, एंड वाला। तो प्रिंट जब भी होगा वहां से आपका प्रोग्राम रुक जाएगा ऐसा नहीं है, ठीक है, उसके बाद भी आपका प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। तो अगर आप ये वाला प्रिंट वाला स्टेटमेंट, प्रिंट वाला बॉक्स, पैरेललोग्राम आप कंडीशन से पहले लिखते हो तो क्या होगा, एवरी टाइम यानी कि हर एक इटरेशन में, ठीक है, हर एक इटरेशन में जो जे का जो भी एडिशन का आंसर होगा वो यहाँ पर प्रिंट होगा हर एक इटरेशन में। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? क्या होगा यहाँ पर, हर एक इटरेशन में वो प्रिंट होगा। अब तक हमने किया था वो लास्ट में जो आंसर मिला था वही प्रिंट किया था, लेकिन अगर आप यहाँ पर बीच में लिखते हो तो किस तरीके से होगा, यहाँ पर मैं टेबल दिखाता हूँ आपको, देखो ये टेबल है। तो फर्स्ट इटरेशन में जे का वैल्यू क्या प्रिंट होगा, वहाँ पर 1 होगा, फिर 2, 6, 24 एंड 20। तो ये सारी की सारी वैल्यू प्रिंट होगी, पांचों की पांचों। ठीक है, अब तक हम क्या करवाते थे, ओनली लास्ट वैल्यू को प्रिंट करवाते थे। ठीक है, तो अगर आप ये कंडीशन से पहले लिखते हो मतलब ये क्या कहाँ पर आ गया, आपके इटरेशन के अंदर काउंट हो गया, तो हर एक इटरेशन में वो क्या होगा, वहाँ पर प्रिंट होगा आउटपुट में। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आउटपुट कितने होंगे, तो कि वो डिपेंड होगा किस पे डिपेंड होगा, तो कि एन की वैल्यू पे। अगर एन की वैल्यू आपके पास 5 है तो टोटल इटरेशन कितने होंगे आपके पास, 5 होंगे, तो 5 नंबर ऑफ आउटपुट होंगे। अगर एन की वैल्यू आपके पास 25 है तो आपके पास आउटपुट में कितनी बार ये प्रिंट होगा, तो 25 टाइम्स होगा, तो आउटपुट आपने कितने होंगे, 25 होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके, अभी हम थर्ड फ्लो चार्ट के ऊपर मूव करते हैं। ठीक है, तो थर्ड में यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, कोई बता सकता है? 3 थ्री ओके, 3 यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट 3 है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर 3 अलग अलग वेरिएबल, 3 डिफरेंट वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम रीड कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इनपुट यहाँ पर 3 हो गए। आउटपुट कितना है हमारे पास यहाँ पर, कोई बता सकता है? 1 4 1 1 4 और 1, ओके, 2 आए आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इनपुट क्या है, 3 है, लेकिन आउटपुट कितना है, ओनली 1 ही है।
क्यों आउटपुट 1 है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके पास प्रिंट के 4 अलग अलग बॉक्सेस है, 4 अलग अलग स्टेटमेंट है, लेकिन एट ए टाइम क्या होगा, इन चारों में से कोई भी एक ही बॉक्स जो है वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद आपका फ्लो चार्ट कहाँ चला जाएगा, एंड स्टेट में चला जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? एट ए टाइम Yes, जब sir. आप फ्लो चार्ट कभी भी आप रन करोगे तो एक टाइम पे एक ही बॉक्स एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, पहले हमने क्या कर लिया, ए बी और सी का वैल्यू हमने रीड कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम ये कंडीशन को चेक करेंगे। कंडीशन क्या है हमारे पास कि इफ ए लेस देन बी, ठीक है, ए लेस देन बी, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हम कहाँ पर जाएंगे, ये जो यस वाला ब्रांच है वहाँ पर हम जाएंगे, और नो वाला ब्रांच हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये नो वाले ब्रांच के अंदर जो भी दो बॉक्स प्रिंट के हैं वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंडीशन हम चेक करेंगे, वहाँ पर क्या करेंगे, बी लेस देन सी, अगर ट्रू है तो प्रिंट वाला सी वाला ये वाला बॉक्स एग्जीक्यूट होगा, और डायरेक्टली हम कहाँ पर चले जाएंगे, एंड पे चले जाएंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो नो वाले ब्रांच पे जाएंगे और प्रिंट बी वाला बॉक्स एग्जीक्यूट होगा, और डायरेक्टली हम कहाँ पर चले जाएंगे, एंड पे चले जाएंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होता है ए लेस देन बी वाला, तो हम कहाँ पर आएंगे, नो वाले ब्रांच पे आएंगे, और जो ये यस वाला ब्रांच होगा उसके जो दो बॉक्स है वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और नो वाले ब्रांच में फर्दर हम आगे आएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, फिर से आप कंडीशन चेक कर रहे हो कौन सी, तो कि ए लेस देन थी, ए लेस देन सी। तो ये कंडीशन का अगर आंसर यस में आता है तो आप प्रिंट सी वाला बॉक्स को एग्जीक्यूट करोगे और उसके बाद एंड पे चले जाओगे। अगर ये कंडीशन का आंसर नो आता है, यानी कि कंडीशन फॉल्स होता है, तो आप प्रिंट ए वाला बॉक्स को एग्जीक्यूट करोगे और आप एंड पे चले जाओगे। तो एट ए टाइम आप क्या करोगे, कोई भी एक ही बॉक्स को प्रिंट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिनेरियो ड्रॉ कर देता हूँ हर एक केस के लिए ग्रीन लाइन से। पहले अगर ये कंडीशन आपका फॉल्स होता है तो यहाँ पर आओगे, फॉल्स होने के बाद दूसरा कंडीशन आपका ट्रू होता है तो यहाँ पर आओगे, ठीक है। फिर से कंडीशन आपका ये यहाँ पर फॉल्स होता है फर्स्ट वाला, फिर दूसरा वाला भी फॉल्स होता है, तो उस केस में आप वहाँ पर आओगे और आपको ये एग्जीक्यूट होगा। तो उस टाइम पे ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हर एक केस में क्या होगा, आपका एक ही जो प्रिंट वाला स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर फर्स्ट कंडीशन आपका यस है और उसके बाद दूसरा कंडीशन भी आपका यस रहता है, तो आप कौन सा एग्जीक्यूट करोगे, ये प्रिंट सी वाला। अगर ये आपका क्या है, फर्स्ट कंडीशन आपका ट्रू है लेकिन सेकंड कंडीशन आपका फॉल्स है, तो आप कौन सा एग्जीक्यूट करोगे, ये लास्ट वाला जो कि लिखा है प्रिंट बी। तो हर एक सिनारियो में कोई भी सिनारियो होगा, एवरी टाइम आपका क्या होगा, मैक्सिमम एक ही प्रिंट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो आपका आउटपुट क्या बनेगा, ये पर्टिकुलर फ्लो चार्ट के लिए एक ही बनेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, सर sir. Sir, sir. यस सर। सर हाँ, सर ड्रॉ सभी करने हैं कि ड्रॉ एक ही करना है? नहीं, ड्रॉ सभी करने हैं आपको, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ए बी और सी की वैल्यू कौन सी है, ठीक है। ए बी और सी की वैल्यू जो भी आप एंटर करोगे उसके बेसिस पर आपका डिसाइड होगा कि आप कोई भी स्टेप से कौन से स्टेप पर जाओगे, आइदर यस वाले ब्रांच में जाओगे या फिर नो वाले ब्रांच पे जाओगे। ये बाद में डिसाइड होगा, क्योंकि अभी हमें ए बी और सी की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। तो कोई भी ए बी और सी की वैल्यू हो उसके लिए आपको क्या करना होगा, रेडी रहना होगा। ए बी और सी की वैल्यू कोई भी एंटर करेगा तो आपका जो फ्लो चार्ट है वो सही आंसर प्रोड्यूस करना चाहिए। तो सही आंसर को प्रोड्यूस करने के लिए हमें सारे के सारे जो भी केसेस रहते हैं उसको हमें यहाँ पर कंसिडर करना होगा, और उसके बाद हमें फ्लो चार्ट डिजाइन करना होगा। हाँ, 1 મિનિટ, हाँ 2 મિનિટ। આવું મળી શકે, તમે સાર ભર્યો હતો ને પ્લેસમેન્ટમાં?
પ્લેસમેન્ટનો ડેટા છે ને ખાલી હા. કયું ટેબલ નંબર કયું છે ખબર નથી આ તમે આસ્થાબેને આવું મોકલ્યું છે ઓલી ફોર્મ્યુલા વાળું છે નીચે ઈ વોટ્સએપ કરી નાખે તમે આ પૂરું કરીને હા વાંધો બરાબર ओके तो ये फ्लो चार्ट में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी मुझे यहाँ पर बेसिकली आपको मैं क्या समझाने के लिए लाया हूँ ये फ्लो चार्ट में कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपके फ्लो चार्ट में इनपुट कितने हैं और आउटपुट कितने हैं। ये आपको फ्लो चार्ट देखने के बाद आपको ये पता लग जाना चाहिए कि इनपुट कितने हैं और आउटपुट कितने हैं, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, जब आप फ्लो चार्ट बनाना सीख जाओगे तो उसके ऊपर से आपको प्रोग्राम में कन्वर्ट करना होगा, तब आपको पता रहना होगा कि मेरे प्रोग्राम में कितने इनपुट्स मुझे चाहिए। तो जितने इनपुट्स आपको रिक्वायर्ड है आपको प्रोग्राम को बनाने के लिए, तो उतने वेरिएबल्स को आपको वहाँ पर यूज़ करना होगा, और जितने आउटपुट है उसके लिए हर एक वेरिएबल आउटपुट वेरिएबल के लिए हर एक आउटपुट के लिए वेरिएबल कितने चाहिए वो भी आपको डिसाइड करना होगा। ठीक है, उसके बाद आप आगे प्रोग्राम बना पाओगे। तो इसलिए कोई भी फ्लो चार्ट अगर आपको दिया जाए तो आपको पता चलना चाहिए कि ये जो मुझे पर्टिकुलर फ्लो चार्ट प्रोवाइड किया गया है उसमें नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं और नंबर ऑफ आउटपुट कितने हैं। समझ में आ रहा है सबको? Yes. यस सर। यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट है? No, sir. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, जो कल मैंने आपको बताया था, बोलो सामे एडमिशन ने एडमिशन माटे ने सामे। तो यहाँ पर मैंने आपको लिखाया था कि नंबर ऑफ इनपुट क्या होंगे, आइदर 0 और मोर। ठीक है, कोई भी फ्लो चार्ट होगा तो उसका इनपुट अगर 0 होगा या फिर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 0 इनपुट वाला हमने यहाँ पर फ्लो चार्ट कौन सा लिया है, जो 1 नंबर का जो फ्लो चार्ट है वो आपका क्या है, उसमें इनपुट क्या है 0, यानी कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको आपका प्रोग्राम में कोई भी चेंजेस करना नहीं है, तो वहाँ पर आपके इनपुट्स कितने होंगे, 0 होंगे। अगर आपके प्रोग्राम में जो भी आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो उसके बेसिस पर आपको क्या करना है, आंसर फाइंड करना है, तो वहाँ पर आपका मिनिमम एक इनपुट तो रहेगा ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर सेकंड नंबर वाला हमारा फ्लो चार्ट है वो वाला, और जो थर्ड नंबर वाला जो फ्लो चार्ट है उसमें हमारे पास 3 इनपुट है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, जो 3 नंबर है उसमें से मैक्सिमम कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ पर हमारे पास 5 नंबर होते और उसमें से हमें क्या करना होता कि मैक्सिमम नंबर को फाइंड आउट करना होता, तो हमारे पास इनपुट कितने रहते, 5 रहते, लेकिन आउटपुट ये केस में भी कितने रहते, कोई बता सकता है? 1 ओनली 1 ही रहता। क्यों? 1. क्योंकि आपके पास 5 नंबर्स है लेकिन उनमें से जो मैक्सिमम होगा वो कोई एक ही होगा। ठीक है, तो ये आप जनरल आइडिया लगा के भी आप डिसाइड कर सकते हो कि नंबर ऑफ आउटपुट कितने होंगे और इनपुट कितने होंगे। आपको ऐसा बोला जाता है कि 15 नंबर में से जो मिनिमम नंबर है उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो 15 नंबर है तो यानी कि उसको आपको कंसिडर करना है, तो जितना कंसिडर करना है तो उतने इनपुट होंगे, और उनमें से आंसर आपका कौन सा आएगा, कोई एक ही नंबर ऐसा होगा जो कि क्या होगा, आपका मिनिमम होगा, तो आपका आउटपुट क्या निकल के आएगा, 1 ही निकल के आएगा वहाँ पर भी। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केस हो गए जो आपके प्रोग्राम है उसमें आउटपुट आपका क्या होगा, 1 होगा। कहीं कहीं ऐसे केसेस होंगे कि जिसमें आपका आउटपुट 1 से ज़्यादा हो सकता है। वो कौन से केसेस आ सकते हैं मैं आगे जब आएंगे तब आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक हमने कल देखी थी जिसको हमने आज फ्लो चार्ट के जरिए समझा कि मस्ट प्रोड्यूस एटलीस्ट 1 आउटपुट, मस्ट प्रोड्यूस एटलीस्ट 1 यानी कि मिनिमम एक आउटपुट तो हर एक फ्लो चार्ट का होगा ही होगा। अगर फ्लो चार्ट का कोई भी आउटपुट नहीं है, फॉर एग्जांपल ये 1 नंबर वाला जो फ्लो चार्ट है उसमें से मैं ये प्रिंट जे वाला जो बॉक्स है
उसको मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, ये बॉक्स यहाँ पर है ही नहीं, आप डायरेक्टली कहाँ जा रहे हो, एंड पे जा रहे हो, प्रिंट जे वाला बॉक्स है ही नहीं। तो जब भी मैं ये फ्लो चार्ट को एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे आंसर कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नो सर, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। नो सर। कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेरे पास कोई भी आंसर नहीं जनरेट होके आ रहा है, तो वो पर्टिकुलर फ्लो चार्ट को मैंने एग्जीक्यूट किया कि नहीं किया, दोनों एक ही बराबर की बात है। ठीक है, तो जब कभी भी आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो उसका आउटपुट कुछ ना कुछ तो निकल के आना ही चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि फ्लो चार्ट की कैरेक्टरिस्टिक में क्या होना चाहिए कि एक लिस्ट एक आउटपुट तो होना ही चाहिए, क्योंकि आउटपुट के बेस पर ही पता चलेगा कि आपका टास्क हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, आपका टास्क नहीं हुआ है। आउटपुट का मतलब क्या है, अभी के लिए आप समझ लो कि हम क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। बाद में जैसे जैसे आप आगे प्रोग्रामिंग में चलते जाओगे तो उसमें ये आउटपुट का मीनिंग थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होगा। कैसे चेंज होगा कि अभी हम क्या करवा रहे हैं, आंसर को डिस्प्ले करवा रहे हैं। ठीक है, बाद में जैसे आप आगे जाओगे तो आंसर को आप क्या करवाओगे, स्टोर करवाओगे। कहाँ पर, क्योंकि कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर स्टोर करवाओगे या फिर डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाओगे। ठीक है, तो ये डिस्प्ले करवाओ या फिर कहीं पर भी स्टोर करवाओ, दोनों सेम चीजें हैं, दोनों आउटपुट के फॉर्म में कंसिडर किए जाते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ डिस्प्ले पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया कि आगे जाके आपका जो आउटपुट का मीनिंग है थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो फ्लो चार्ट हमने बनाने को सीख लिया है सब लोगों ने, तो फ्लो चार्ट के ऊपर से अब हम क्या करेंगे, अल्गोरिदम को बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे हम, एल्गोरिदम। अल्गोरिदम। ठीक है, जैसे ही आपका फ्लो चार्ट है वैसे ही क्या है, अल्गोरिदम है। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हम उसको क्या बोलेंगे, स्यूडो कोड, यानी कि इंग्लिश स्टेटमेंट। फ्लो चार्ट में हम सिंबल्स का यूज कर रहे थे लिखने के लिए, लेकिन अल्गोरिदम में हमें कोई भी सिंबल्स का यूज नहीं करना है। सिंपल हम क्या लिखेंगे, जैसे ही हम जनरल इंग्लिश स्टेटमेंट लिखते हैं वैसे ही हम क्या लिखेंगे, अल्गोरिदम के हर एक स्टेप को लिखेंगे। जो अल्गोरिदम के हम इंग्लिश स्टेटमेंट लिखेंगे उसको क्या बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में उसको क्या बोलेंगे, हम स्यूडो कोड बोलेंगे। क्यों स्यूडो कोड बोलेंगे, क्योंकि ये ना प्रॉपर इंग्लिश होगा, उसमें आपको कुछ ग्रामर वगैरह जैसा कुछ फॉलो नहीं करना है। ठीक है, साथ इंग्लिश स्टेटमेंट यानी कि जो सूडो कोड लिखेंगे वो कैसा होगा कि उसको रीड करने से आपको आइडिया लगेगा कि मुझे इस पर्टिकुलर जो भी स्टेटमेंट है उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपल फ्लो चार्ट ड्रॉ कर देता हूँ वापस से, और बाद में क्या करेंगे, जो भी फ्लो चार्ट हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं उसके बेसिस पर क्या करेंगे, हम अल्गोरिदम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट यहाँ पर फिर से वही ऊपर वाला एल्गोरिदम, फिर सॉरी फ्लो चार्ट फिर से ड्रॉ कर देता हूँ मैं। इनिशियलाइज आई को 1 से करेंगे, जे को 0 से करेंगे, फिर करेंगे हम कंप्यूट। कंप्यूट क्या करेंगे, जे इज इक्वल टू जे प्लस आई, ये प्लस है। ठीक है, स्टार नहीं है यहाँ पर। जे प्लस आई, उसके बाद क्या करेंगे, हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे कि इफ आई लेस देन और इक्वल टू 10, ये 10 वाला ही मैंने कंसिडर किया है। ठीक है, अभी के लिए अगर यस है तो यहाँ पर जाएंगे, अगर नो है तो हम क्या करेंगे,
प्रिंट जे को प्रिंट कर देंगे नो वाले में, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, फ्लो चार्ट था। अब हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट में से एल्गोरिदम बनाएंगे। ठीक है, तो एल्गोरिदम हमें कैसे लिखना है, इंग्लिश स्टेटमेंट के फॉर्म में, सूडो कोड के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये स्टेप नंबर क्या है आपका 1 है, ये क्या है 2, ये 3, 4, 5, ये 6 और ये 7। ये मैं फ्लो चार्ट में नंबर दे देता हूँ ताकि आसानी से हम क्या कर सके, यहाँ पर एल्गोरिदम को डेवलप कर सके। तो एल्गोरिदम आपको किस तरीके से लिखना है, तो एल्गोरिदम आपको इस तरीके से स्टेप 1 ऐसा करके लिखना है। तो स्टेप 1 आपका कौन सा है फ्लो चार्ट में, जो कि स्टार्ट। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, सिंपल स्टार्ट। फिर आपका आएगा कौन सा, तो कि स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 आ गया। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, तो कि आई और जे की वैल्यू को आपको क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। तो आपको स्टेप 2 में एल्गोरिदम में क्या लिखना है कि इनिशियलाइज आई की वैल्यू 1 से और जे की वैल्यू 0 से। तो ये सिंपल इस तरीके के स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। यस सर। यहाँ पर आपको कोई भी सिंबल का यूज नहीं करना है। एल्गोरिदम में हम क्या करेंगे, जो भी सिंबल्स है उसको निकाल देंगे। सिंपल क्या करेंगे, इंग्लिश स्टेटमेंट में जो भी हमें टास्क परफॉर्म करना होता है वो हम वहाँ पर लिखते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका स्टेप 3। ठीक है, तो स्टेप 3 में क्या कर रहे हैं हम, क्योंकि हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं या फिर इवेल्यूशन कर रहे हैं, आप कोई भी वर्ड लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप कंप्यूट लिख सकते हो या फिर इवेल्यूट लिख सकते हो, आप कोई भी वर्ड लिख सकते हो, लेकिन उसका मीनिंग क्या रहना चाहिए, अल्टीमेटली सेम होना चाहिए। ठीक है, तो कंप्यूट क्या कर रहे हैं हम, j इज इक्वल टू जे प्लस आई। तो स्टेप 3 हो गया आपका। अभी स्टेप 4, स्टेप 4 में क्या करोगे आप, क्योंकि तो आई की वैल्यू को क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर इंक्रीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंक्रीमेंट आई बाय 1। ब्रैकेट में इस तरीके से लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, एवरी टाइम हम i में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन इंक्रीमेंट जो कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, तो कि 1 है। तो इसे स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि इंक्रीमेंट i बाय 1, और ब्रैकेट में जो भी हमारा एक्सप्रेशन है वो हम लिख सकते हैं कि i इज इक्वल टू आई प्लस 1। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक। यस सर। ओके, उसके बाद जो स्टेप नंबर 5 है, स्टेप नंबर 5 में हम क्या कर रहे हैं, स्टेप नंबर 5 में क्या कर रहे हैं, हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो कंडीशन चेक क्या करेंगे कि इफ i लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, i लेस देन और इक्वल टू 10 है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 10। 10 मतलब कंडीशन आपका क्या होगा, ट्रू होगा। इफ ये जो है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो अगर कंडीशन ट्रू है तो हमें क्या करना है, हमें वापस से स्टेप नंबर ये 3 है वहां पर जाना है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि गो टू स्टेप 3। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा तब तक हम कहाँ जाएंगे, वापस स्टेप 3 में वहां पर जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। यस एरो करने है कि या डायरेक्ट स्टेप 3? नहीं, एरो यहाँ पर नहीं लगाना है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, एरो आपको नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको सिर्फ ये स्टेप जो मैंने यहाँ पर इंग्लिश स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ वही लिखना है। एरो आपको यहाँ पर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। फिर स्टेप 6, स्टेप 6 क्या है आपका, तो कि प्रिंट जे। तो क्या करेंगे हम, जे को यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। उसके बाद स्टेप 7, तो आपका क्या है, एंड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एल्गोरिदम हो गया यहाँ पर।
समझ में आ रहा है सबको? क्या हो गया आपका? अल्गोरिदम हो गया। यहाँ पर यस। किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ओके, तो ये जो स्टेप 5 है, मैं उसमें एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करना चाहता हूँ आपको लिए, कि ये जो हमने लिखा है i लेस देन और इक्वल टू 10, तो जब तक i की वैल्यू 10 से ज़्यादा नहीं हो जाती तब तक हम डायरेक्टली कहाँ पे चले जाएंगे? स्टेप 5 से डायरेक्टली कहाँ चले जाएंगे? स्टेप नंबर 3 में। जब ये कंडीशन आपका फॉल्स होगा तो उसके बाद ही स्टेप नंबर 6 आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तब तक जब तक i की वैल्यू 10 से कम है या फिर 10 है तब तक हम वापस से कहाँ जाएंगे? एवरी टाइम स्टेप नंबर 3 में चले जाएंगे। जैसे ही i की वैल्यू 11 होगी, तो i की वैल्यू जब 11 होगी तभी ये स्टेप नंबर 6 है वो फर्स्ट टाइम आपका एग्जीक्यूट होगा, और आपका जो जे वेरिएबल जिसके अंदर आपने आंसर स्टोर करवाया है वो यहाँ पर क्या होगा? प्रिंट होगा। और उसके बाद स्टेप 7 आपका क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? यस यस सर। सर। तो ये आपका अगर ये क्या है? कौन सा है हाँ, डाउट है तो तो बोलो। इस एल्गोरिदम में स्टेप 3 जो नो आया तो स्टेप 3 को रिपीट करना है कि सिर्फ एक ही बार लिखना है? 4 5 6 इसके अंदर एल्गोरिदम के अंदर। अल्गोरिदम में अगर आप, हाँ आपको बताता हूँ कि ये देखो, अल्गोरिदम में एग्जीक्यूशन कैसे होगा? जैसे फ्लो चार्ट में होता है कि बोट, हाँ, टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप टू बॉटम। तो जैसे अल्गोरिदम में भी सेम होगा, टॉप से लेके बॉटम तक। ठीक है, तो जैसे ही आप स्टेप 5 एग्जीक्यूट करोगे, आपका कंडीशन ट्रू होगा ये वाला i लेस देन 10, तो आप वापस से कहाँ जाओगे? स्टेप नंबर 3 पे जाओगे। तो जैसे ही स्टेप 3 को एग्जीक्यूट करोगे तो उसके बाद नेक्स्ट आपको 4 एग्जीक्यूट करना ही करना है, उसके बाद 5 को एग्जीक्यूट करना ही करना है, और 5 में अगर फिर से कंडीशन ट्रू होता है तो फिर से आपको कहाँ जाना है? स्टेप नंबर 3 पर। ये प्रोसेस कब तक आपको करना है? कि जब तक i की वैल्यू, यानी कि ये जो i लेस देन और 10 लिखा है, ये कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होता तब तक आपका ये रिपीटेशन का टास्क चलता ही रहेगा, जैसे कि फ्लो चार्ट में चलता था। ठीक है, जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगा तो उस टाइम पे आप स्टेप 5 से कहाँ जाओगे? स्टेप 6 में जाओगे। जब तक कंडीशन ट्रू होगा तब तक आप स्टेप 5 से स्टेप 3 में वापस जाओगे। जैसे ही फॉल्स होगा तो आप 5 के बाद 6 में आओगे। ठीक है, ओके सर। और किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो अभी। नो सर। ओके, तो पहले हमने फ्लो चार्ट ड्रॉ करना सीखा। उसके बाद अगर आपको फ्लो चार्ट सही तरीके से पता चल गया है कि कैसे हमें फ्लो चार्ट बनाना है, तो उसके बेसिस पर बाद में आप क्या कर सकते हो? ये अल्गोरिदम बना सकते हो। ठीक है, तो अल्गोरिदम का सिंपल डेफिनेशन क्या है? कि इट इज ए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 बाय 1 स्टेप को फॉलो करते हुए हमारा प्रॉब्लम क्या था? तो कि यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम था कि हमें क्या करना था? एडिशन करना था। किसका? तो कि 1 to 10 नंबर का, ये हमारा प्रॉब्लम था। ठीक है, प्रॉब्लम यानी कि टास्क आपको जो भी परफॉर्म करना है वो। तो उसका सॉल्यूशन हमने निकाला किस तरीके से? कि हम ये 1 to 7 स्टेप को फॉलो करेंगे तो हमारा जो एडिशन का जो 1 to 10 नंबर का प्रॉब्लम है उसका हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से हमारा डेफिनेशन क्या हुआ एल्गोरिदम का? तो कि इट इज ए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी गिवन प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है डेफिनेशन सबको? यस यस सर। सर। यस सर। यहाँ पर हमने क्या किया? 1 बाय 1 स्टेप परफॉर्म करते गए और हम हमारा जो भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन यानी कि आंसर, तो हम हर एक स्टेप को फॉलो करते हुए हमें हमारा आंसर मिलता है। ठीक है, यानी कि हम हमारे जो रियल आंसर है उसकी तरफ हम 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? अल्गोरिदम।
तो एक बार आपको फ्लो चार्ट हम बेसिकली क्यों सीखते हैं, ताकि हम सोच सके कि कंप्यूटर किस तरीके से सोचता है, कंप्यूटर किस तरीके से प्रोसेस करता है। और अगर हमें 1 to 10 नंबर का जो एडिशन का आंसर है वो हमें कंप्यूटर को असाइन करना है, तो उसके लिए कंप्यूटर कौन कौन से स्टेप पहले से फॉलो करेगा और हमारा आंसर को जनरेट करेगा। तो ये जो आप कंप्यूटर का जो थॉट प्रोसेस है वो आप किससे सीख सकते हो, फ्लो चार्ट से सीख सकते हो। ठीक है, एक बार आपने कंप्यूटर का थॉट प्रोसेस सीख लिया तो उसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, एल्गोरिदम को डेवलप कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, डायरेक्टली जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था उसको हमने क्या कर दिया, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्यूडो कोड। ठीक है, स्टेटमेंट जो इंग्लिश वाले जो स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर हम उसको क्या बोलेंगे, स्यूडो कोड। स्यूडो कोड का मतलब क्या होगा कि ये जो आपका कोड है वो नियर अबाउट क्या होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा ही होगा। इसमें आप थोड़ा सा चेंज करोगे तो आप क्या कर पाओगे, सी प्रोग्राम को डेवलप कर पाओगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडो कोड। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस क्या यस सर। कोई भी फ्लो चार्ट के लिए आप ये एल्गोरिदम जनरेट कर सकते हो आप लोग? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, तो अभी मैं आपको यहाँ पर एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करके देता हूँ, आप लोगों को क्या करना है, उसका एल्गोरिदम जनरेट करना है। ठीक है, तो आप लोग साथ में भी लिख सकते हो। जिसका हो जाए वो मुझे चैट बॉक्स में अपना जो एल्गोरिदम लिखा है उसको फोटो निकाल के भेज सकता है। ठीक है, Yes, sir. ओके सर, ओनली एल्गोरिदम का फोटो या फ्लो नहीं, चार्ट पूरे का? फ्लो चार्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्लो चार्ट तो सबको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, उसके बेसिस पर आप जो भी फ्लो चार्ट, सॉरी, एल्गोरिदम बना रहे हो उसको आपको यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, ओके सर। ओके, तो आप लोग स्टार्ट करो। ठीक है, सर हो गया। ओके,
अभी चैट बॉक्स में मत डालना, 5 मिनट रुको उसके बाद डालना, ठीक है? बाकी सब लोगों को बनाने दो, मैं बोलूँ तभी आप डालना। जिन लोगों का ओके हो सर। गया है वो चैट बॉक्स में अभी मत डालना। डन सर। ओके डन सर। के सर। ओके, अभी 2-3 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद आप डन लोग सर शेयर डन। करना, ठीक है? ओके, कोई कोई एक पर्सन भेजो, उसका हम यहाँ पर शो करेंगे और बाकी सब लोग साथ में वेरीफाई करना, ठीक है? ओके सर। ओके, मेहता भार्गव का आया है यहाँ पर। हेलो सर। हाँ जी। इन्होंने जो भेजा है ना फोटोज, हाँ उनमें मेहता भार्गव और मोता रितेश ने स्टेप 4 लिखा है, बाकी सबने स्टेप 3 लिखा है। हाँ, मैं अभी दिखा देन दूंगा आपको, ठीक है? यहाँ पर दिखता है। सर मैंने भी भेजा है, देख लो। हाँ, सबका स्टेप 1 बाय 1 6 में देख लो, जो 1 बाय 1, ठीक है? पहले मैं आपको बता दूँ, स्टेप 3 लिखा है, स्टेप 6 लिखा है, और बाद में हम सोल्व करेंगे आपको, ठीक है?
दिख रहा है स्क्रीन सबको? यस सर। यस सर। ठीक है अभी? हाँ, तो यहाँ पर तो पहले स्टार्ट यहाँ पर किया हमने, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप स्टार्ट लिखा, सही है। उसके बाद हमने क्या किया हमारे फ्लो चार्ट में, तो कि हमने कोई एक वेरिएबल के है उसकी वैल्यू को हमने रीड किया। तो यहाँ पर स्टेप 2 में क्या लिखा है कि रीड द वैल्यू ऑफ के। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, रीड द वैल्यू ऑफ के, या फिर सिंपल जैसे यहाँ पर लिखा है कि रीड के, तो आप वैसे भी लिख सकते हो। ये आपके डिपेंड है कि आपको कुछ भी ऐड करना है कि नहीं करना है, ठीक है। लेकिन एट द एंड मीनिंग क्या होना चाहिए कि जो भी ये बंदा ये स्टेटमेंट पढ़े तो उसको पता होना चाहिए, पता चल जाना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या निकल के आता है, ठीक है। उसका मीनिंग सब जो भी इसको रीड करे उसको पता होना चाहिए कि अगर रीड के है तो मुझे प्रोग्राम में एक कोई भी के नाम का वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि ये आपका इनपुट है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या किया हमने कि आई और जे की वैल्यू को इनिशियलाइज किया। तो यहाँ पर भी किया है कि आई और जे की वैल्यू को इनिशियलाइज किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप है उसमें क्या किया है यहाँ पर कि कंप्यूट किया है। कंप्यूट क्या कर रहे हैं हम, तो कि जे इज इक्वल टू जे प्लस आई, तो ये भी स्टेप सही है। उसके बाद जो स्टेप नंबर 5 है उसमें क्या कर रहे हैं हम, इंक्रीमेंट कर रहे हैं आई को, एक से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है इंक्रीमेंट आई बाय 1, ओके। और यहाँ पर ब्रैकेट में आपका जो एक्सप्रेशन वो भी लिखा गया है, वो भी सही है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 6 नंबर का जो स्टेप है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन को चेक कर रहे हैं। कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं, तो कि इफ आई लेस देन के, लेस देन और इक्वल टू के, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपको कहाँ जाना है, वापस से स्टेप नंबर 5 और ये 4 नंबर पर जाना है, ठीक है। तो आपको स्टेप नंबर 4 पे जाना है, तो ये भी सही लिखा हुआ है। और उसके बाद स्टेप 7 क्या है आपका, तो कि आप प्रिंट कर रहे हो, जो कि आंसर है किसके अंदर, जे के अंदर है, तो उसको आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक गलती की गई है, ये जिसका भी है, किसका है, उसने एक गलती की है यहाँ पर। गलती कौन सी है कि यहाँ पर जे जो वेरिएबल उसने कंसिडर किया है वो स्मॉल लेटर वाला है, और यहाँ पर जो हर जगह ऊपर यहाँ पर कंसिडर किया है वो कैपिटल लेटर वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो सी प्रोग्रामिंग में हम जो वेरिएबल का यूज़ करेंगे वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि सी प्रोग्रामिंग के लिए कैपिटल जे और स्मॉल जे ये दोनों क्या है, डिफरेंट वेरिएबल हो जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट है। तो अगर ये एल्गोरिदम को फॉलो करके आप प्रोग्राम बनाओगे और एंड में आप लिखोगे कि ये जे स्मॉल जे को प्रिंट कराओगे, तो कंप्यूटर आपको बोलेगा कि ये स्मॉल जे नाम का कोई भी वेरिएबल आपने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में यूज ही नहीं किया हुआ, तो मैं कहाँ से लाऊंगा, तो वेरिएबल नॉट फाउंड ऐसा आपको एरर देगा कंप्यूटर। क्यों, क्योंकि अर्लियर आपने जो भी वेरिएबल यूज किया है वो कौन से है, तो कि कैपिटल वाले हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप अगर कैपिटल का यूज़ कर रहे हो तो थ्रू आउट, यानी कि जब तक प्रोग्राम खत्म होता है तब तक आपको सेम वेरिएबल का नाम यूज़ करना है कैपिटल में, अगर स्मॉल में करते हो तो स्मॉल में, ठीक है। तो जनरली ऐसी प्रैक्टिस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि जो भी हम वेरिएबल का नाम यूज़ करते हैं वो कौन से करते हैं, स्मॉल लेटर वाला ही यूज़ करता है। क्यों, ये जनरल प्रैक्टिस है, क्योंकि जो कैपिटल सी है या फिर स्मॉल सी है इसमें आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता है। जब आप इंग्लिश में लिखते हो तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता है। तो कहीं कहीं आपने वेरिएबल कैपिटल सी लिखा होगा पहले, जैसे कि यहाँ पर कैपिटल जे लिखा है, लेकिन बाद में जब आप कहीं पर भी उसका यूज़ कर रहे हो तब आप सिंपल सी लिख रहे हो। आप प्रोग्राम पूरा चेक करोगे तो आपको कोई भी एरर नहीं दिखेगा। एरर क्या होगा, सिर्फ ये कैपिटल और स्मॉल का होगा। तो ऐसे कई लेटर है जिसमें फॉर एग्जांपल ये सी वाला है तो उसमें कैपिटल और स्मॉल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो जनरल प्रैक्टिस यही है कि जब हम प्रोग्राम बनाए तो उसमें जो भी वेरिएबल का नाम हम ले, या फिर स्मॉल में ले या फिर कैपिटल में,
ठीक है, जनरली स्मॉल में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर आपको करेक्शन करना है कि आप वेरिएबल कोई भी यूज करो तो आपने पहले जैसा यूज किया था वैसा ही बाद में करना है। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, एक और देख लेते हैं किसमें चेंज था, चेंज वाला किसका था वो मुझे बताओ, तो उसका ही कंसिडर करते हैं ताकि पता चल जाए सब लोग को। सर मेरा देख लो, पारस का। पारस गोस्वामी पारस, यस। ओके ओके, आपका देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, स्टार्ट वाला, तो आपने स्टार्ट वाला किया, फिर रीड के किया, सेकंड स्टेप करेक्ट, फिर इनिशियलाइज किया आई जे, करेक्ट है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपने क्या किया, कंप्यूट जे, जे इज इक्वल टू जे प्लस आई, वो भी करेक्ट है, फिर इंक्रीमेंट किया आई बाय 1, करेक्ट है, फिर आपने कंडीशन चेक किया, यहाँ पर गो टू स्टेप कौन सा लिखा है आपने, सर 4। ओके, गो टू स्टेप नंबर 4, तो उसके बाद में आपको ये 4 वाला यहाँ पर वापस से नहीं लिखना है। ठीक है, हाँ सर, मुझे वही क्वेश्चन था आगे में, मैंने आपको पूछा था ना, बस यही हाँ हाँ, क्वेश्चन था, मैं रिपीट करने। नहीं नहीं, यहाँ पर रिपीट नहीं करना है, क्योंकि हम अगर आप ऐसे रिपीट करोगे तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको 500 टाइम्स, यानी कि 1 से लेके 500 का आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम क्या पूरा का पूरा लिखने जाएंगे, हर एक इटरेशन लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो इसी के लिए तो हमने यहाँ पर बोल दिया है कंडीशन लगा के, कि कंडीशन यहाँ पर क्या लगाया है कि आई लेस देन के, यानी कि जब तक जो आई की वैल्यू है वो क्या होती है, आई लेस देन के, जब तक आई की वैल्यू है वो के से कम है, तब तक हमें क्या करना है, आपको वापस से स्टेप 3 या स्टेप 4 पे जाना है, यहाँ पर स्टेप 4 पे जाना है। ठीक है, तो ये हम बता दे रहे हैं यहाँ से, तो ये सारे स्टेप को आपको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट स्टेप 7 ही लिखना है यहाँ पर कि प्रिंट जे। ठीक है, तो ये स्टेप यहाँ पर लिखना नहीं है आपको। ओके सर, यही क्वेश्चन था। हाँ, ओके, और किसी को कोई डाउट है, ऐसा कुछ स्पेशल डाउट हो किसी को तो पूछ सकता है। नहीं सर। ओके, तो नहीं ये स्टेप सर। सारे निकाल देने हैं, बाकी का आपका एल्गोरिदम सही है। वेरिएबल का नाम का आपको सबको ध्यान में रखना है कि अगर आपने कैपिटल यूज़ किए हैं तो थ्रू आउट प्रोग्राम आपको कैपिटल यूज़ करना है, अगर स्मॉल किया है तो थ्रू आउट प्रोग्राम आपको स्मॉल लेटर वाला जो वेरिएबल है उसका इस्तेमाल करना है वहाँ पर। ठीक है, सबको समझ में आ गया यस सर। यस सर। कि एल्गोरिदम से फ्लो चार्ट किस तरीके यस से सर। बना सकते हैं हम? यस सर। ओके, Yes, sir. स्क्रीन दिख रहा है सबको मेरा? Yes, यस सर। sir. ओके, तो मैं आपको ये जो एल्गोरिदम है हमारे पास उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, मैं उसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एल्गोरिदम है कोई भी तो उसकी प्रॉपर्टीज यानी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है उसका इनपुट, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि कोई भी आपका फ्लो चार्ट होगा या फिर एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम दोनों सेम ही चीज़ है, डिफरेंस क्या है कि दोनों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, डिफरेंट है, बाकी काम दोनों का सेम ही है। क्या है
स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन निकालना है। फ्लो चार्ट में हम सिंबल का इस्तेमाल करते हैं और एल्गोरिदम में हम इंग्लिश स्टेटमेंट यानी कि सूडो कोड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इनपुट क्या है आपका, मस्ट हैव 0 और मोर नंबर ऑफ इनपुट, यानी कि आपका एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट होगा तो उसमें यानी कि 0 इनपुट होगा, कोई भी इनपुट नहीं हो सकता है, या फिर मोर यानी कि कितने भी नंबर का इनपुट आप कंसीडर कर सकते हो। 5 इनपुट हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं। ये नंबर ऑफ इनपुट किसके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप किस तरीके का प्रोग्राम बना रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से ये नंबर ऑफ इनपुट क्या होंगे, डिसाइड होंगे। फॉर एग्जांपल आपको 13 नंबर है टोटल, उसमें से आपको मैक्सिमम फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ इनपुट आपके कितने रहेंगे, 13 रहेंगे। बाद में आपको 25 नंबर है, उसमें से आपको मैक्सिमम फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ इनपुट आपके कितने रहेंगे, 25। ये डिपेंड रहेगा कि आप किस तरीके का टास्क परफॉर्म करना चाहते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको ये फर्स्ट वन? Yes, यस सर। ओके, सेकंड वन क्या है आपके पास, मस्ट प्रोड्यूस 1 और मोर नंबर ऑफ आउटपुट, यानी कि मस्ट प्रोड्यूस 1 और मोर नंबर ऑफ आउटपुट, यानी कि एक मिनिमम एक आउटपुट तो आपका होना ही चाहिए, फ्लो चार्ट की या फिर एल्गोरिदम हो, एक से ज़्यादा आप कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 वाले तो हमने देख लिए अभी तक के। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा आउटपुट आपको प्रोड्यूस करने हैं तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप फॉर एग्जांपल एल्गोरिदम या फिर फ्लो चार्ट बना रहे हो किसके लिए, कि टू फाइंड परसेंटेज एंड टोटल मार्क्स। ठीक है, स्टूडेंट्स है कोई, उसके क्या है 5 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5, तो 5 सब्जेक्ट्स के जो भी मार्क्स रहेंगे वो आपको क्या करना है, इनपुट के तौर पे कंसीडर करना है। और आउटपुट में आपको क्या चाहिए, तो आउटपुट में आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो जितने भी टोटल मार्क्स है यानी कि 5 सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए कि परसेंटेज कितने निकल के आ रहे हैं वो चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, दो डिफरेंट वैल्यू हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं, एक तो टोटल मार्क्स डिस्प्ले कर रहे हैं और दूसरा परसेंटेज डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट कितने हो गए, 2 हो गए। समझ में आ रहा है सबको? yes, यस सर। इनपुट कितने होंगे यहाँ पर हमारे पास, 5 5 होंगे, क्योंकि हम 5 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को कंसिडर कर रहे हैं, तो हर एक सब्जेक्ट का कोई ना कोई मार्क्स होगा, तो 5 वैल्यू हम इंटर करेंगे इनपुट के जरिए, और हमारा जो भी प्रोग्राम है वो क्या करेगा, टोटल मार्क्स कैलकुलेट करेगा और उसके बेसिस पर क्या करेगा, परसेंटेज जो हमें निकल के आ रहा है फाइंड आउट करके देगा। तो 2 आउटपुट प्रोड्यूस होंगे। तो अगर आप इस तरीके का कोई भी एल्गोरिदम या फिर फ्लो चार्ट बनाते हो तो उसमें आपको कितने आउटपुट मिलेंगे, 2 आउटपुट मिलेंगे। अगेन आउटपुट भी एक किसके डिपेंडेंट है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर चाहूँ कि मुझे सिर्फ टोटल मार्क्स ही चाहिए तो मेरे पास आउटपुट कितने रहेंगे, 1 रहेंगे, या फिर मैं ऐसा चाहूँ कि मुझे सिर्फ परसेंटेज ही डिस्प्ले करवाना है तो अगेन मेरा आउटपुट कितना होगा, 1 होगा। ये टोटली डिपेंडेंट है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद आप आंसर किस तरीके से डिस्प्ले करवाना चाहते हो। ठीक है, तो अगेन इनपुट एंड आउटपुट दोनों किसके ऊपर डिपेंडेंट है, जिस तरीके का आप टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हो और जो भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हो आप, उसके बाद उसका आंसर आप किस तरीके से डिस्प्ले करवाना चाहते हो। ठीक है, तो उसके बेसिस पर आपका नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट चेंजेस होते रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया इनपुट और आउटपुट सबको? yes, यस यस सर। सर Yes, sir. ओके, Yeah. नेक्स्ट है आपका फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस मतलब क्या है कि मस्ट टर्मिनेट इन ए काउंटेबल नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, जो हम यहाँ पर कंडीशन लगा रहे हैं कि i लेस देन और इक्वल टू n हर एक फ्लो चार्ट में या फिर एल्गोरिदम में, तो इससे हमारा क्या होता है, डिसाइड होता है कि हमारा एल्गोरिदम है या फिर फ्लो चार्ट है वो कितने इटरेशन तक रोटेट होगा, कितने इटरेशन वो कंप्लीट करेगा।
तो ये नंबर ऑफ इटरेशन है वो आपको क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, यानी कि वो इनफाइनाइट लूप तक नहीं चलना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो ऐसा कब हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख दूँ कि 1 लेस देन और इक्वल टू 1, अगर ये कंडीशन मैंने यहाँ पर मैंने फ्लो चार्ट में लगाई है और उसके बेसिस पर अगर कंडीशन ट्रू होता है तो मैं कोई भी ऊपर वाले स्टेप में जाता हूँ, तो ये प्रोग्राम कब एग्जीक्यूट होगा, कोई बता सकता है? समझ में आया? यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में देखो कि इफ 1 लेस देन और इक्वल टू 1, तो समवेयर यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, i इज इक्वल टू i प्लस 1, इस तरीके से कर रहे हो। यस, और नो है तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर अपना प्रोग्राम एंड कर रहे हो। तो इस तरीके का फ्लो चार्ट है। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये फ्लो चार्ट आपका कितने इटरेशन रोटेट होगा, कोई बता सकता है? इसमें नंबर ऑफ इटरेशन कितने होंगे? ओनली वन। 1 इटरेशन होगा। यहाँ पर कंडीशन क्या लिखी है मैंने, फिर से आपको यहाँ पर बीच में लिख के देता हूँ कि इफ 1 लेस देन और इक्वल टू 1, ये कंडीशन है आपका। ठीक है, तो कितने इटरेशन होंगे यहाँ पर? 1 0 2 5। उसके बाद कोई आंसर है? और किसी को कोई आंसर आता है अलग से ध्यान में, इसके अलावा 1025 के अलावा? ये कंडीशन क्या होगा, पहली बार ट्रू होगा कि नहीं होगा? 1 इक्वल टू 1 ट्रू होगा। पहली बार ट्रू होगा, दूसरी बार ट्रू होगा, तीसरी बार ट्रू होगा, अप टू इनफाइनाइट टाइम्स ये ट्रू ही होगा, क्योंकि इसमें हम कोई भी वेरिएबल को कंसीडर नहीं कर रहे हमारी कंडीशन के अंदर। दोनों क्या है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जो सिंपल वैल्यू होती है डायरेक्ट, उसको क्या बोलते हैं हम? न्यूमेरिकल कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट मतलब उसकी वैल्यू यहाँ पर हम चेंज नहीं कर रहे कभी भी। तो अब अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल 1 इक्वल टू 1 ये क्या है, ऑलवेज ट्रू है। तो यहाँ पर हमने लेस देन और इक्वल टू यूज किया है, तो लेस देन और इक्वल टू का दो कंडीशन जनरेट होगा, एक तो 1 इक्वल टू 1, दूसरा 1 लेस देन 1। दोनों में से कोई भी एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो ये कंडीशन आपका क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहाँ पर 1 इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल क्या होगा, ऑलवेज ट्रू होगा। तो ये आपका जो फ्लो चार्ट यहाँ पर मैंने आपको बताया है वो क्या होगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, इनफाइनाइट टाइम्स क्या होगा, रोटेट होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। या फिर आपका जो कंप्यूटर है वो हैंग हो जाएगा तभी होगा, या फिर आप क्या करोगे, उसको एक्सटर्नली क्या करोगे, क्लोज करोगे, तभी आपका प्रोग्राम क्या होगा, स्टॉप होगा, अदरवाइज वो चलता रहेगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, यस सर। तो आपका अल्गोरिदम या फिर फ्लो चार्ट ऐसा होना चाहिए कि उसमें कितने इटरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए, यानी कि वो काउंटेबल नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 to 10 का हमें एडिशन करना था, तो उसमें हमें पता था हमारे पास 10 इटरेशन है। और या फिर n की वैल्यू हम 15 ले रहे थे, तो हमें पता था कि हम n की वैल्यू हम 15 कंसिडर करते हैं, तो इटरेशन कितने होंगे, 15 होंगे। तो ये काउंटेबल नंबर ऑफ स्टेप हुए। ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए, मतलब कि आपका अल्गोरिदम या फिर फ्लो चार्ट में कहीं पर भी ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि जिसकी वजह से आपका जो प्रोग्राम है वो इनफाइनाइट टाइम्स में चला जाए। समझ में आ रहा है सबको? इसको क्या बोलेंगे हम, फाइनाइटनेस बोलेंगे, यानी कि वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। फाइनाइटनेस मतलब इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। जो भी काउंटेबल नंबर ऑफ इटरेशन है उसमें वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। समझ में आ गया सबको? yes, यस सर। ओके, तो नेक्स्ट है आपका डिफाइनाइटनेस। तो उसमें क्या बोला गया आपको कि ईच स्टेप ऑफ एल्गोरिदम वाज स्टेट क्लियरली विथ वन मीनिंग।
यानी कि जैसे कि हम यहाँ पर हर एक स्टेप में क्या लिखते हैं, इंक्रीमेंट आई ऐसा लिखते हैं, आई बाय 1। उसकी जगह मैं इस तरीके से लिख दूं कि इंक्रीमेंट आई, तो उसका मीनिंग क्या हुआ, ये दोनों स्टेटमेंट में कौन सा आपको ज़्यादा फिजिबल लगता है, कौन सा स्टेटमेंट आपको ज़्यादा मीनिंगफुल लगता है दोनों में से? ऊपर वाला, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वन। ओके, Yes. तो आपको अल्गोरिदम या फिर फ्लो चार्ट बनाओ तो उसमें आपको स्टेटमेंट ऐसे लिखने हैं जो कि मीनिंगफुल हो, ठीक है, उसमें क्लियरली पता चल जाता हो कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट पढ़ के पता चल जाएगा कि आपको आई की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट करनी है, और इंक्रीमेंट के लिए कितनी वैल्यू कंसिडर करनी है, तो कि 1, यानी कि जो भी एग्जिस्टिंग आई की वैल्यू है उसमें आपको 1 ऐड करना है। जबकि आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़ोगे तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा, आपको इतना पता चलता है कि इंक्रीमेंट करना है आई को, लेकिन जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें 1 का एडिशन करना है, 2 का करना है, 5 का करना है, वो आपको यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। इसकी जगह अगर मैं ऐसा लिखूँ कि इंक्रीमेंट आई बाय 3, तो ये स्टेटमेंट में क्या करेंगे, हम जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू होगी आई की उसमें हम कितनी वैल्यू ऐड करेंगे, 3 वैल्यू ऐड करेंगे। इंक्रीमेंट का मतलब आपको फिक्स ऐसा ही नहीं सोच लेना है कि एवरी टाइम 1 से ही होगा, वो आपके प्रोग्राम के जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये डिसाइड होगा कि आपको 1 से इंक्रीमेंट करना है कि 3 से इंक्रीमेंट करना है कि 2 से इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। ये वैल्यू भी चेंज होती है, अब तक जो हमने प्रोग्राम दिखे हैं उसमें हमने एवरी टाइम 1 से ही किया है, लेकिन ये नंबर चेंज हो सकता है। तो आपको ऐसा फिक्स नहीं रखना है कि कभी भी इंक्रीमेंट करना है तो 1 से ही करना है, ठीक है। ये आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यस। यस डिफाइनेटनेस क्या है कि आपका जो स्टेटमेंट लिखा है वो क्लियरली क्या होना चाहिए, एक ही मीनिंग वाला होना चाहिए, एक से ज़्यादा मीनिंग वहाँ पर नहीं होने चाहिए। यानी कि उसमें क्या है कि ईच स्टेप ऑफ एल्गोरिदम मस्ट बी इजीली कन्वर्टेबल टू ए प्रोग्राम, यानी कि जो भी स्टेटमेंट आप लिखते हो वो आसानी से प्रोग्राम में कन्वर्ट किए जाने वाले हो, ऐसे स्टेटमेंट आपको वहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो प्रोग्राम में जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आई की वैल्यू हमें 1 से इंक्रीमेंट करनी है, ठीक है। या फिर ऐसे लिखते हैं हम j इज इक्वल टू जे प्लस आई, तो ये भी इजीली कन्वर्टिबल है। तो आपको स्टेटमेंट इस तरीके से लिखना है कि वो प्रोग्राम में इजीली क्या हो, आप उसको कन्वर्ट कर सको, ठीक है। तो ये 5 अलग अलग जो थी एल्गोरिदम्स की प्रॉपर्टी थी, साथ ही के साथ में ये किसकी प्रॉपर्टी है, आपके फ्लो चार्ट की भी प्रॉपर्टीज है, सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक या फिर प्रॉपर्टीज जो भी आपको हो, तो ये दोनों के लिए क्या होती है, एप्लीकेबल होती है, पांचों के पांचों प्रॉपर्टीज। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, जो हम कल हम लेक्चर कंसिडर करेंगे, कल हम शायद 11 बजे ही रखेंगे या फिर उसके बाद जो भी टाइम होगा मैं आपको बता दूंगा। तो कल के लेक्चर में जब आप आओ तब आपको क्या करना है, होमवर्क में फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम दोनों बनाने हैं। किसके लिए बनाने हैं वो मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ कि टू प्रिंट odd numbers between 1 to n, ठीक है। आपको 1 to n, n की वैल्यू आप कोई भी कंसीडर कर सकते हो, ये आप एग्जीक्यूशन करो तभी लेना है। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 5 भी हो सकती है, 75 भी हो सकता है, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल मैं
13 n का वैल्यू कंसीडर करता हूँ तो क्या होना चाहिए, 1 से लेके 13 के बीच में जितने भी ओड नंबर आते हैं वो सारे क्या होने चाहिए, प्रिंट होने चाहिए। तो 1 से लेके 13 के बीच में कितने ओड नंबर आएंगे, कोई बता सकता है? पहले तो 1 आएगा, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 30। ठीक है, तो इतने ओड नंबर आएंगे वो आपको क्या होने चाहिए, प्रिंट होने चाहिए। उसके लिए आपको क्या बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है और साथ में क्या बनाना है, एल्गोरिदम भी बनाना है। दूसरा सेम है, टू प्रिंट इवन नंबर्स बिटवीन 1 to n। ठीक है, इसमें भी n की वैल्यू कोई भी आप कंसीडर कर सकते हो, ये जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तब इनपुट के तौर पे कंसीडर करेंगे। तो ये वाले प्रोग्राम में क्या होने चाहिए, इवन नंबर्स प्रिंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल उसमें भी मैंने 13 ऐड किया तो इवन नंबर का आंसर क्या प्रिंट होगा यहाँ पर, तो कि 2, 4, 6, 8 सर एंड 10। हाँ जी, डायरेक्टली आई का वैल्यू 2 ले सकते हैं ना? हाँ आप उस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर इफ वाला इफ का कंडीशन का यूज करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, उसके दो केसेस है, एक तो अभी आप में से किसी ने बताया, क्या नाम है आपका? देवेश। हाँ, देवेश ने बताया, वैसे एक कर सकते हो आप, कि आप कर सकते हो इंक्रीमेंट आई बाय 2। ये कब होगा कि अगर आई की इनिशियल वैल्यू 1 है तभी, तो ये ओड नंबर के लिए। अगर इवन नंबर का करना है तो आई की इनिशियल वैल्यू आपको 2 कंसीडर करना होगा। तो एक ये इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप क्या करो, एवरी टाइम आई की वैल्यू क्या करो, 1 से इंक्रीमेंट करो और जो भी आई की वैल्यू आती है उसको आप चेक करो कि इफ आई मॉड्यूलो 2 इक्वल 0। मॉड्यूलो 2 मतलब क्या देगा आपको, मॉड्यूलो इक्वल टू 0 मतलब जो आई की वैल्यू है वो क्या है, 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल है मतलब वो इवन नंबर है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों में से जो भी आप कंफर्टेबल लगे दो वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दोनों में बाद में आपको कल फिर समझाऊंगा कि किस तरीके से करना है, लेकिन आपको एटलीस्ट ट्राई करना है। अगर आप ट्राई नहीं करोगे ना तो आपको जितना मर्जी मैं यहाँ पर आपको सिखा दूँ, आप कभी भी खुद से नहीं बना पाओगे। खुद से बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, Sir, can you explain one more सर time this board question? क्या बोला आपने, रिपीट करो फिर से। Can you explain this both question one time more? ओके, आप इंग्लिश में करो। What to do in this question? ओके, No, in any language, no problem. ओके, तो ये जो दो प्रॉब्लम है इसमें आपको क्या करना है, एक तो फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, दूसरा क्या करना है, एल्गोरिदम बनाना है। दोनों में प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, कि ओड नंबर को हमें प्रिंट करना है। किसको प्रिंट करना है, फर्स्ट प्रॉब्लम में ओड नंबर को प्रिंट करना है। कहाँ ओड नंबर को प्रिंट करना है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, तो वो हमने यहाँ पर लिखा है कि बिटवीन 1 to n। स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से स्टार्ट करना है, और अपर जो बाउंड्री है यानी कि कहाँ तक हमें कंसिडर करना है, तो उसको हमने वेरिएबल के फॉर्म में यहाँ पर लिखा है n। यानी कि n की जो भी वैल्यू होगी वहाँ तक हमें जाना है। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू यहाँ पर आपने 13 कंसिडर की, तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर 13 के बीच में जो भी ओड नंबर आते हैं उसको आपको प्रिंट करवाना है। तो ओड नंबर आपको कितने मिलेंगे, यहाँ पर लिखे है 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। अगर 1 to 13 आप कंसिडर करते हो तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हमने कंसिडर की, 13। ओके, समझ में आ गया फर्स्ट वन। Yes, sir. ओके, सेकंड में आपको क्या करना है, कि सेकंड में आपको इवन नंबर को प्रिंट करना है। ठीक है,
फर्स्ट में हमने ओड को किया था, सेकंड में हम इवन को करेंगे। अगेन यहाँ पर रेंज हमारे पास कहाँ पर है, क्योंकि हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं, जो कि है मिनिमम हमारे पास, जो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है वो वाला है, पॉजिटिव न्यूमेरिकल नंबर तो 1 है। और अपर बाउंड्री के लिए हम अगेन क्या कर रहे हैं, एन को ले रहे हैं वेरिएबल के फॉर्म में। एन की वैल्यू ऑफ जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तभी एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 13 एंटर किया, तो हमें क्या करना है, 1 से लेके 13 तक के बीच में जितने भी इवन नंबर आते हैं उसको हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो वो कौन कौन से मिलेंगे हमें, क्योंकि 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, अब सर ये 12 दोनों, आएगा। नहीं हाँ सॉरी 12 भी आएगा, ओके 12 भी आएगा, क्योंकि 12 13 से कम है तो 12 भी आएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है दोनों, उसका सॉल्यूशन आप किस तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि फर्स्ट वाला जो ओड नंबर है उसके लिए आप आई की वैल्यू जो है वो 1 से क्या करो, स्टार्ट करो, और उसके बाद एवरी टाइम आप क्या करो, आई की वैल्यू को 2 से इंक्रीमेंट करो। ठीक है, तो क्या होता जाएगा, फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट ओड नंबर मिलेगा, 2 इंट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा, जो कि नेक्स्ट ओड नंबर है, उसमें 2 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5, फिर 7, 9, 11, 13। ठीक है, तो उस तरीके से आपको सारे के सारे ओड नंबर्स वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको आई की वैल्यू क्या करनी होगी, 2 से इंक्रीमेंट करनी होगी, तो आपको सारे के सारे ओड नंबर मिल जाएंगे वहाँ पर। फिर इवन नंबर में क्या करना है आपको, क्योंकि इवन नंबर में आई की वैल्यू आपको 2 से स्टार्ट करनी है, क्योंकि फर्स्ट इवन नंबर कौन सा है आपका, 2 है, जो कि मिनिमम इवन नंबर है। ठीक है, वो 2 है, तो आप वहां से स्टार्ट करना है आपको। तो आपको उसमें बाद में क्या करना है, उसमें भी आपको 2 को ऐड करना है। तो मिनिमम आपका स्टार्ट आपने कहाँ से किया, आई का वैल्यू 2 से, तो फर्स्ट इवन नंबर आपका क्या होगा, यहाँ पर 2 हो गया, जो कि पॉजिटिव इवन नंबर है वही। फिर उसमें 2 का एडिशन करोगे आप तो नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा, उसमें फिर से 2 का एडिशन करोगे तो 6, फिर 8, 10 एंड 12। तो वैसे ही आपको 1 से लेकर 13 तक के सारे इवन नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो एवरी इटरेशन में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आई को प्रिंट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर फ्लो चार्ट में हमने लास्ट में प्रिंट कराया, वैसे नहीं करना है, यहाँ पर हर एक इटरेशन में करना है, तभी हमें ये 1 बाय 1 नंबर्स यहाँ पर आउटपुट के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, और दूसरा है यहाँ पर कि आप ये इफ वाला कंडीशन चेक करके कर सकते हो। ये कंडीशन में क्या चेक करना है कि आपको आई की वैल्यू को क्या करते हो, एवरी टाइम 1 से इंक्रीमेंट करवाते हो। इनिशियली आपने 1 ले लिया है, उसके बाद एवरी टाइम आप 1 से इंक्रीमेंट करवाते हो, बाद में आपको चेक करना है कि आई की जो भी वैल्यू है वो डिविजिबल बाई 2 है कि नहीं है। अगर डिविजिबल बाई 2 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। अगर डिविजिबल बाई 2 नहीं है तो यहाँ पर एल्स वाला आ जाएगा, तो उसमें हम उसको क्या बोलेंगे, ओड बोलेंगे। ठीक है, Yes, sir. अगर आप लोग कर सकते हो तो दोनों मेथड से करना। मैं दोनों मेथड बाद में आपको कल जो हमारा सेशन होगा वहाँ पर आपको उसका अल्गोरिदम लिख के आपको बताऊंगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप यूज Okay, कर sir. सकते हो यहाँ पर। सर इटरेशन चार्ट ड्रॉ करें। हाँ, वो चार्ट आपको ड्रॉ करना है तो कर सकते हो। ठीक है, एंड आप इंक्रीमेंट के बाद प्रिंट डायरेक्ट कर दें, उसके बाद कंडीशन चेक करके उसके बाद प्रिंट नहीं करने का। ऐसा करो, आपको अभी तक जितना भी समझ में आता है ना, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कंडीशन से पहले भी प्रिंट करना है, कंडीशन के बाद में भी प्रिंट करना है, ठीक है, आप ऐसा बोल रहे हो ना। यस यस। हाँ, तो आप इस तरीके का फ्लो चार्ट बनाओ अपने बुक में। ठीक है, फिर जो हमने वो टेबल बनाया था, वो टेबल के अंदर वैल्यू पुट करते जाओ 1 बाय 1। आपको आउटपुट तो पता ही है कि मुझे आउटपुट क्या चाहिए। ठीक है, आउटपुट तो आपको पता ही है कि ओड नंबर का क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अगर 1 से 13 कंसिडर कर रहे हो तो
और E1 का क्या होगा 2 4 6 8 10 एंड 12। तो आप फ्लो चार्ट आपको जैसे समझ में आता है आप बनाओ, उसके बाद उसका टेबल बनाओ। टेबल के हिसाब से आप क्या करो, चेक करो कि एक्चुअल जो आउटपुट है वो आपको टेबल के अंदर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर टेबल के अंदर आपका एक्चुअल आउटपुट मिल रहा है तो आप उस तरीके से फ्लो चार्ट बना सकते हो। ठीक है, पूरे का पूरा आपको फ्लो चार्ट को क्या करना है, वहाँ पर आपको टेबल के अंदर हर एक इटरेशन को क्या करना है, वहाँ पर ट्रेस करना है। सेम वे में इवन नंबर के लिए भी फ्लो चार्ट बनाओ। अगर ये आपको आंसर नहीं मिल रहा है टेबल में, ठीक है, तो आप अपने फ्लो चार्ट में क्या करो, मॉडिफाई करो। मॉडिफाई करने के बाद आप वापस से क्या करो, टेबल बनाओ। फिर से चेक करो कि आपको जो आउटपुट में आंसर चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर फिर भी कोई भी यहाँ पर आउटपुट आपका मैच नहीं हो रहा है, फिर से आप उसमें मॉडिफाई करो। ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे ना खुद से, तो आपको बाद में पता चल जाएगा कि कब कौन सी जगह पर कौन सी चीज़ लिखने से क्या चेंजेस आपके आउटपुट में मिल रहा है। ठीक है, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करके करना होगा कि कौन सी जगह पर मैं कौन सा स्टेटमेंट लिखता हूँ तो मेरे आउटपुट में किस जगह पर किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बाद में पता चल जाएगा, तो आप नेक्स्ट टाइम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि अगर मुझे इस तरीके का आउटपुट चाहिए तो मुझे ये पर्टिकुलर जगह पर ही मुझे ये स्टेटमेंट लिखना चाहिए। ठीक है, Yes, sir. ओके सर। और किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है अभी। है किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं। ठीक है।